नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। बकरियों को खुरपका मुंहपका रोग से बचाना है जरूरी। संरक्षित खेती करना किसानों के लिए है लाभकारी। किसान भाइयों, बकरी पालन पशुपालन का एक अभिन्न अंग रहा है। भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे सीमांत किसान और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में बकरी पालन की लोकप्रियता अधिक है, जिसे अपनाकर आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन बकरियों में खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप होता है, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो आप कैसे करें इन बीमारियों की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला सागर के असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर डॉक्टर HP यादव। मैं आज आपको बकरियों में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। इसे हम अपनी सामान्य भाषा में FMD के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आँख से ना दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंहपका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों, उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये रोग कभी भी बकरियों में हो सकता है। बकरियों में ये बीमारी के लक्षण सबसे पहले बुखार के आते हैं। इसके बाद बकरियों को देखा जा चलने में उसको परेशानी होने लगती है। मुँह में छाले बनने लगते, पैरों में भी छाले बनने लगते हैं। 2 या 3 दिन पश्चात वही छाले घाव में भी पैरों में घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा छाले पड़ जाएं या घाव ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें कीड़े भी देखने को मिल जाते हैं। मक्खी द्वारा अंडे रखे जाते हैं, जिससे उसमें मैगट भी बन जाते हैं। मुँह में छाले होने की वजह से भी बकरियां हमारी खाना पीना नहीं खा पाती हैं। तो इस तरह के लक्षण हमारे बरसात के समय में हमारी बकरियों में देखने को मिल जाते हैं। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु रोगी बकरी की लार, मुंह, खुर, थनों में पड़े फफोले में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच की जगह, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ बकरियों के रक्त में फैलते हैं और 5 दिनों के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बकरी अगर मुँह में छाले और पैरों में घाव हो गए हैं तो मुँह के छालों को हम पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में घोलकर उसके मुँह के छाले मुँह में ग्लिसरीन लगाकर मुँह के छाले ठीक करें। पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर, और आजकल जो मार्केट में स्प्रे बहुत सारी कंपनियों के स्प्रे आने लगे, उसका स्प्रे करें। 5-7 दिन अगर हमने अपनी बकरियों का इस तरह से साफ़ सफाई से बचाव कर लिया तो इस बीमारी से जल्दी 6 या 7-8 दिन में छुटकारा मिल जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बकरियों के पैरों में घाव में कीड़े भी बन जाते हैं, तो कीड़ों का उपचार हम तारपीन का तेल लेकर रुई में उसका फुआ लेके भर के बांध दें और उसको 2 दिन तक बंधा रहने दें। उसको 1 दिन छोड़कर उसकी ड्रेसिंग करें। कीड़े ख़त्म हो जाने पर जो भी स्प्रे बाज़ार में उपलब्ध हैं उनसे उनका स्प्रे करें। 3 या 4 या 5 दिन ऐसी साफ़ सफाई की व्यवस्था कर लें तो इस बीमारी से पूरी तरह से निपटा जा सकता है। इस दौरान बकरियों को मुलायम एवं सुपाच्य दाना और चारा दिया जाना चाहिए। लेकिन पशुपालक भाई ये ध्यान रखें, रोगी बकरियों का उपचार करने से पहले पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। किसान भाइयों, इस तरह के लक्षण अगर हमारी बकरियों में देखने को मिलते हैं तो इस बीमारी से
बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका टीकाकरण अपन समय से पहले करा लें। साल में 2 बार टीकाकरण होता है। अगर हम समय से पहले इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें तो इस बीमारी से हमारे बकरियों का बचाव किया जा सकता है। किसी कारण बस टीकाकरण नहीं हो पाया और हमारी बकरियों में ये बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस बकरी में हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं उस बकरी को हमारी बकरियों के झुंड से सबसे पहले उसको अलग कर देना चाहिए। उसका खान पान भी अलग करें, उसको उस बकरियों के उस झुंड में किसी भी हालत में न जाने दें। हमारी अन्य बकरियों को भी कुछ दिनों के लिए बाहर ना निकलने दें, जंगल में ना जाने दें, जलाशयों में पानी पीने ना जाने दें, क्योंकि जो बकरी हमारी इफेक्टेड हुई है हो सकता हमारी और बकरियों में भी इस बीमारी के लक्षण आ चुके हों जो बाहर से भली प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमें अपने पशुओं की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु कुछ और उपाय भी अपना लेना चाहिए। अपने बकरी शेड को डेली फिनाइल के पानी से ज़रूर धोएं। जहाँ से बकरी हमारी शेड में प्रवेश करती हैं, शेड के गेट के बाहर पोटेशियम परमैंगनेट के पानी का घोल हम वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब बाहर से आएँ तो उसी में से उनके पैरों में से पानी लगता हुआ जाए ताकि उनके पैर एंटीसेप्टिक हो जाएं और किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बची रहें। इस रोग का फैलाव स्वस्थ बकरियों में नहीं हो, इसके लिए प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाली लार एवं पैर के घाव के संपर्क में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना डालकर दबा देना चाहिए। बकरी पालक भाइयों, मैंने जो उक्त जानकारी आप लोगों को बताई है, यदि इन सब जानकारियों को अपनी बकरियों के संबंध में इस्तेमाल करेंगे, अपने होने वाले जो आर्थिक नुकसान हो जाता है उससे बच सकेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल किसानों का रुझान खेती की उन्नत तकनीकों की तरफ काफी ज्यादा बढ़ गया है। बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्नत तकनीक से खेती करने पर किसानों को अच्छी आय जो मिलती है। उन्नत तकनीकों में किसान पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस में खेती करके कम जगह में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से करें संरक्षण खेती और किसानों के लिए कैसे उपयोगी है, आइए जानते हैं कृषि अधिकारी राम जीवन मीणा से। आज अपन चर्चा कर रहे हैं हाईटेक खेती के बारे में, जो कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में बेमौसमी फसलों की खेती करने और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए किसानों को संरक्षित वातावरण में खेती करना जरूरी है, क्योंकि संरक्षित वातावरण यानी कि पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्रीन हाउस में खेती करने से फसल पर कीट व्याधियों का प्रकोप तो कम होता ही है, साथ ही अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हाईटेक ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ये 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप के हाउस है।
इनके सबके अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग तरह से इसमें फसलें लगाई जाती है। जैसे सैनेट हाउस है, ये नॉर्मली लो कॉस्ट में आता है, इतना कॉस्ट इसका नहीं होता। वैसे गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर पे अलग अलग साइज के हिसाब से सब्सिडी किसान ले सकता है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे सैनेट हाउस है, उसमें अपन पपैया ग्रो कर सकते हैं। पपैया की जो खेती है हाई टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, जिसमें कि जो सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, उसका प्रभाव उस पर कम देखने को मिलता है। अपने यहाँ पे पपीते की जो नर्सरी तैयार करते हैं वो भी अपन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अपन पॉली हाउस की बात करते हैं, तो पॉली हाउस के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो ये सीडलिंग है, ये कैप्सिकम की है। ये येलो कलर में भी आती है, रेड कलर में भी आती है और पर्पल कलर में भी आती है। जो किसान भाई हैं वह मोस्टली इसमें येलो और रेड कैप्सिकम को ज़्यादा ग्रो करता है। तो पॉली हाउस में ही ये जो सीडलिंग तैयार हो रही है, पॉली हाउस में ही जाके लगेगी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये पौध 35 से 40 दिन की हो जाती है, तो अपन वेड़ लगा के उसमें ड्रिप सिस्टम लगा के और वो अपन क्रॉप ले सकते हैं। उसके अलावा अपन जैसे कि एक आता है हाईटेक ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस बहुत एक कह सकता हूँ कि एक नॉर्मल, जब किसान इसको पहली बार देखता है तो वो अचंभित हो जाता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी अपने एग्रीकल्चर में, अपने हॉर्टिकल्चर में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो किसान काफ़ी इसमें अपना रुझान भी रखता है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बेमौसमी फसलें सीजन से पहले, जैसे कि जो पौध अपन किसान सितंबर में या फिर अगस्त लास्ट में अगर जो पौध तैयार करनी होती थी, वो जून में और जुलाई फर्स्ट में ही तैयार कर लेता है। जिससे कि क्या जो मार्केट जो वैल्यू है, जो प्राइस है इसकी टोमेटो की, कैप्सिकम की या फिर चिल्ली की, वो अच्छी मिल जाती है किसान को। और इसमें अर्ली नर्सरी तैयार कर देते हैं। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण में फूलों की खेती भी कर सकते हैं, जिसमें आप डच गुलाब, गुलदाउदी, कार्नेशन, लिलियम की उन्नत खेती करके अच्छी क्वालिटी के फूलों को ले सकते हैं, जिनका आपको बाजार में अच्छा भाव भी मिलेगा। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण को तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। दूसरी बात ये कि इतना हाई टेक्नोलॉजी है कि किसान के लिए कितनी बेनिफिशियल बात है कि आज मार्केट में टमाटर की रेट अगर 200 रुपये पर केजी तक हो गई, तो इससे किसान आमदनी अच्छी तरह कर सकता है, क्योंकि अर्ली सीडलिंग तैयार करेगा और अर्ली जल्दी ही वो अपने समय से पहले अपने फील्ड में लगा देगा, जिससे कि उससे अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। गाजर का नाम सुनते ही दिमाग में स्वादिष्ट, जायकेदार और लाल रंग का गाजर का हलवा छप जाता है। बीटा कैरोटीन और विटामिन जैसे तमाम पोषक तत्वों से भरपूर ये सब्जी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। फिलहाल अभी अगेती गाजर की बुवाई का समय चल रहा है, तो उसकी पैदावार लेने के लिए आप गाजर की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, उसकी बुवाई करते समय किन किन पहलुओं को अपनाएं, जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। किसान भाइयों, गाजर की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है खेत का चयन। आप ऐसे खेत का चयन करें जो बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी हो, कंकड़ पत्थर मोरमी या चट्टान वाली नहीं हो, मुलायम मिट्टी हो। क्योंकि आप जानते हैं गाजर का जो रूट होता है, जड़ होता है, जो उसका व्यावसायिक पार्ट है जिसको बेचा जाता है, उसको ज़मीन के नीचे बैठना है और 1 से 1.25 फीट गहराई तक हो जाता है। यानी 1.5 फीट कम से कम गहराई तक मुलायम मिट्टी होगी तो बेहतर होगा। अगर कम गहराई वाली मिट्टी में आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अर्दिंग अप करके मिट्टी को ऊपर चढ़ाना होगा। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी।
गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अधिक मोटे मोटे जड़ वाले खरपतवार घास अगर आपके खेतों में हो तो वैसे खेतों को चयन न करें और समुचित मात्रा में इसमें पोषक तत्व होने चाहिए, खासकर पोटास और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको इसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से कंपोस्ट देना होगा। साथ ही साथ आपको 100 केजी नाइट्रोजन और 80 केजी 60 से 80 केजी फास्फोरस और 60 से 80 केजी पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देना होगा। तब जाके, चूंकि ये अधिक पोषक तत्व खासकर पोटास को इसमें कमी आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपके अच्छे नहीं होंगे। फास्फोरस की भी कमी नहीं की जा सकती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आप इसकी गाजर की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। गाजर की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती हैं। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटिस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इसकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केसर, पूसा वृष्टि, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, PC 161 प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आप अलग अलग वेराइटीज है, नानटेज है, बहुत अच्छी पुरानी वैरायटी है, आज भी चलता है। और प्राइवेट में बहुत सारे प्रभेद है, किसी एक का आप चयन कर लें। अब तीसरी बात आती है बुआई की समय। ये आप ध्यान देंगे, अक्टूबर के लास्ट तक कर सकते हैं, नवंबर के पहले हफ्ते तक भी इसकी बुआई की जा सकती है। अब है सीड रेट की बात अगर हम करें तो इसके बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं और इसकी बुआई में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। एक एक बीज दूरी दूरी पे अगर आप गिराना चाहें तो नहीं कर सकते। हाँ, लाइन पे आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं, कतार में लगा सकते हैं। कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और उसी में बारीक से सीड को आप गिराते चले जाएं। बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। गाजर की बुआई विधि और दूरी। किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेड़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। और कतारों में आप लगाएंगे तो आपको खरपतवार निकालने में आसानी होगी, कुड़ाई करने में आसानी होगी। बाद में आप इसमें कुछ जैसे टॉप ड्रेसिंग यूरिया वगैरह का करना चाहेंगे तो उसमें भी आपकी आसानी होगी। पौधे की ग्रोथ भी अच्छा होगा। हम लोग कहते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले कतारों में बुआई की बात करेंगे, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देंगे, बीज को उपचारित करके लगाएंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सफलतापूर्वक गाजर की खेती करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें खरपतवार की। जो खरपतवार है, घास है, वीड है, वो समस्या करता है। इसको रेगुलर आपको हाथ से या कुदाल से निकालते रहना होगा। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 2 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, गाजर का औसत बाजार भाव कम से कम 7 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है, जिससे कुल आय लगभग 1,57,500 रुपए तक मिल सकती है, जिसमें लागत लगभग 55,000 रुपए के आसपास आएगी। तो इस तरह से आप प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से 100 से 125 दिनों में 1,02,500 रुपए की शुद्ध आय ले सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई गाजर की उन्नत खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम तिलावली, जिला इटारसी के किसान दिलीप सिंह ने। आप बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट तैयार करने की तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो दिलीप सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। देश में श्वेत बटन मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। उत्पादन की दृष्टि से इसका विश्व में प्रथम स्थान है। देश के मैदानी व पहाड़ी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। मशरूम की खेती करने का तरीका खाद्यान्न और बागवानी फसलों से बिल्कुल भिन्न है, अतः इसकी खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण देना हितकर होता है। कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले गेहूं का भूसा लें या आपका धान का भूसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे मिनिमम कम से कम 5 क्विंटल का ये होनी चाहिए। गेहूं का भूसा 5 क्विंटल लेनी चाहिए। इसके साथ उसी रेशियो में आप दे सकते हैं यूरिया 8.5 kg और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 10 kg लें। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 5 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 5 kg और चोकर 25 kg और गुड़ का सीरा 11 kg और जिप्सम 50 kg और फुराडॉन या मुर्गी खाद हम लोग लेते हैं 175 kg। इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी पहले ही, जब खाद बनाने से पहले ही आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 5 क्विंटल स्टॉक का बनाना होगा, क्योंकि अगर मान ले इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। आजकल वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप खुम्ब को कृत्रिम ढंग से तैयार की गई खाद कंपोस्ट पर उगाया जा रहा है। श्वेत बटन खुम्ब उगाने के लिए खाद यानी कंपोस्ट को 3 विधियों से तैयार किया जाता है, जिनमें पहली है छोटी विधि, दूसरी है लंबी विधि और तीसरी है इंडोर विधि। छोटी और इंडोर विधि से खाद तैयार करने में समय कम लगता है, लेकिन अधिक पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो कि काफी महंगे हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं लंबी विधि से खाद बनाने की, जिसे किसान आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके इतना सामान इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोग इसको गेहूं का भूसा को हम लोग भिंगा लेते हैं। 2 दिन तक भिंगा लेते हैं। पानी डाल करके स्प्रे करके हम लोग 2 दिन भिंगा लेते हैं। और जिस दिन सारा चीज़ को मिलाएंगे, यानी कि और सामग्री जैसे यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटास, चोकर, गुड़ का सीरा, ये सब जिस दिन मिलाएंगे, और जिस दिन मिलाएंगे उस दिन हम लोग 0 डे मानते हैं। 0 डे मानते हैं, उसी दिन सारा चीज़ हम लोग उसको मिला देते हैं। ढेर बना लेते हैं, इकट्ठा करके ढेर बना लेते हैं। ढेर बनाने के बाद इसको चारों ओर से पॉलिथीन से ढक देते हैं। गीले किए गए मिश्रण को मिलाकर करीब 5 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा ढेर बना लें। ढेर की लंबाई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ढेर 5 दिन तक ज्यों का त्यों बना रहने दें, और जरूरत हो तो बाहरी परतों में नमी कम होने पर आवश्यकता के अनुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। 2-3 दिनों में इस ढेर का तापमान करीब 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ढकने के बाद इसको ऐसा आपको 6 दिन तक वैसे छोड़ दें। 6ठा दिन में हम लोग फर्स्ट टर्निंग पहली पलटाई करते हैं, प्रथम पलटाई करते हैं। अब जैसे पलटाई करने का भी तरीका यह है, जैसे साइड वाला को अलग कर लें, ऊपर वाला को अलग कर लें और नीचे वाला को भी अलग कर लें। इस तरह से 3 पार्ट आपका 3 भाग बनेगा। तो सबसे जो बीच में जो था, बीच वाला को आपको नीचे रखना है और ऊपर वाला को बीच में आएगा, और जो सबसे नीचे था ऊपर चला आएगा। इस तरह से हम लोग पलटाई करने का सीक्वेंस इसमें हम लोग करेंगे। करने के बाद फिर हम ऐसा फिर उसके बाद हम लोग इसको सीट आता है, पॉलिथीन सीट से ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको और 4 दिन ऐसे छोड़ देना है। 4 दिन के बाद फिर दूसरी पलटाई करना है।
दूसरी पलटाई करने की विधि जो है वो भी उसी तरह से करना है। उसी सीक्वेंस में पहले जैसे जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने मिलाए हैं उसी सीक्वेंस में फिर मैंने मिला करके एक ढेर बना देना है। ढेर बनाने के बाद फिर इसको हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद फिर उसको हम ढक दिया, ढकने के बाद फिर 13वां दिन में थर्ड पलटाई करते हैं। तो पलटाई करने के बाद पलटाई करने का तरीका वही है। और इस 13वां दिन में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद फिर वही सीक्वेंस में हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उसी तरह से मतलब हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। ढेर बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हर तीसरे दिन में चौथाई पलटाई भी करना है। फिर आपका 5वां पलटाई इसी तरह से करना है। इस तरह से 8वां पलटाई में हमारी खाद तैयार हो जाती है। इस तरह से 28वां दिन लगता है एकदम। 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। और 28 दिन में फिर हम इसका चेक कर लेते हैं कहीं इसमें अमोनिया का गंध तो नहीं है या। और अमोनिया का गंध हम कैसे पहचानेंगे एकदम, जैसे गौशाला में किसान भाई जैसे गौशाला में जाते हैं तो कैसे किस तरह का एकदम गंध आती है, उसी तरह का गंध नहीं होनी चाहिए। ये गंध रहने से क्या, अमोनिया का गंध रहने से क्या हो कि माइसिलियम जो फंगस का माइसिलियम इसको मार देता है। इसलिए बिजाई करने से पहले हम सुनिश्चित कर लें कि इसमें अमोनिया की गंध नहीं हो। कंपोस्ट बनाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो कंपोस्ट अच्छी तरह नहीं होगा। कंपोस्ट तैयार करने के लिए साफ सुथरे स्थान का चयन करें और हो सके तो हवादार कमरे या हॉल में कंपोस्ट तैयार करें। कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सही मात्रा में अवयवों को मिलाएं और समय पर पलटाई का काम करें। जो भी व्यक्ति पलटाई का काम करते हैं वे हाथों में दस्ताने और जूते अवश्य पहने। कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर नहीं बनाएं। दीवार खड़ा कर लें, लेकिन ओपन टाइप का होनी चाहिए, हवा जहाँ, क्योंकि जैसे पलटाई करेंगे तो बहुत गंद करता है। इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए बंद कमरे में कभी नहीं बनाया हम। ये इन सब बातों को ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से 28 दिन में आपका जैसे चेक कर लिए, चेक करने के बाद अब इसमें अमोनिया की गंध नहीं है तो ये आप सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।